4 पोजीशन, और ये 4 पोजीशन है पृथ्वी का, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दक्षिणी भाग में जो है यहाँ दक्षिण भाग में यहाँ सूर्य का प्रकाश जा रहा है, यहाँ उत्तरी भाग में सूर्य का प्रकाश जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से जा रहा है। तो यहाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। और यहाँ आप सभी लोगों को बता देते हैं कि ये मार्च का महीना है, यानी कि पृथ्वी की अवस्थिति यहाँ कब होती है, मार्च में, और यहाँ होती है साथियों आपके जून में, यहाँ होती है सितंबर, और यहाँ होती है दिसंबर में, यहाँ होती है दिसंबर में होती है, क्लियर है, दिसंबर में। तो ये 4 अवस्थाएं हैं हमारी पृथ्वी की, 4 अवस्थाएं हैं जहां आप देख सकते हैं सभी लोगों को नमस्कार, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान से पढ़िए। बोर्ड हैंग कर गया है एक्चुअली, जब तक ठीक हो जाता है, बोर्ड एक्चुअल में हैंग हो गया है, ठीक है ना। तो 2 मिनट बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग, पढ़ाई कैसा चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी हाँ, पूर्णिया के धरती से संतोष जी को, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बता देते हैं कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी। सबसे पहले पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का ये 4 पोजीशन है, ठीक है ना। और ठीक है, ये सूर्य का 4 पोजीशन है पृथ्वी का। ये जो पोजीशन है ये मार्च का पोजीशन है, मार्च महीने का। ये जो पोजीशन है ये जून के महीने का पोजीशन है, जून का। ये वाला जो पोजीशन है ये बिल्कुल ठीक है, ये सितंबर का है, सितंबर। और ये वाला जो है आपका दिसंबर का, ठीक है, दिसंबर का पोजीशन है। यहां आप देख सकते हैं कि यहां सूर्य की किरणें सबसे छोटी हैं और यहां सूर्य की किरणें सबसे लंबी हैं। इसे हम लोग कहते हैं अपसौर, कहते हैं अपसौर, अपसौर। और यहाँ सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है 152 मिलियन किलोमीटर है। क्या है, 152 मिलियन किलोमीटर। और इसे हम लोग कहते हैं उपसौर, उपसौर कहते हैं। और ये जो है 147 मिलियन किलोमीटर है। और अगर हम औसत दूरी की बात करें, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी की बात करें, तो याद रखिएगा औसत दूरी जो है वो कितनी है, तो औसत दूरी 1495128 तो ये है औसत दूरी, जिसे हम लोग लगभग 150 मिलियन किलोमीटर कहते हैं। अब आया कि सर क्या है ये 4 पोजीशन और इसकी क्या, बिल्कुल सभी लोगों को नमस्कार। देखो प्रॉब्लम क्या है ना,
देखो प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो सिचुएशन है ना वो है TRE 3 का एग्जामिनेशन है 2 से 3 दिन के अंदर। तो बीच में तो हमारा तबीयत ठीक नहीं था, और तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग का TRE 4 है, तो कहीं ना कहीं BPSC है, PRT है, बहुत सारे। तो अभी जितने भी क्लासेस मेरे हैं, केवल आपका नहीं, जितने भी क्लासेस मेरे चल रहे हैं, चाहे वो TRE के चले, चाहे वो PRT के चले, चाहे वो मेरे क्या बोलते हैं सिविल सर्विसेज के चले, अभी सारा मेरा बैचेस डिस्टर्ब चल रहा है। कारण क्या है ना कि अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको यूट्यूब पर लग रहा है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सेशंस लेने पड़ रहे हैं ताकि बच्चों का रिवीजन हो सके। कल आपका भी समय आएगा, तो TRE 5 अगर पढ़ा रहे होंगे, या सिविल सेवा 71वीं पढ़ा रहे होंगे, PRT पढ़ा रहे होंगे, तो उस समय TRE 4 का परीक्षा चल रहा होगा, या मान लीजिए सिविल सेवा का परीक्षा चल रहा होगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी कारण से परीक्षा के हिसाब से यूट्यूब पे मजबूरी हो जाता है पढ़ाना, क्योंकि एग्जामिनेशन है। तो यहाँ से छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग के साथ जो बैचेज है उसके 2-3 दिन बाद हम रिज्यूम कर सकते हैं और फिर मेंटेन कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए, पूरा सिलेबस जो बोला गया है वो करवाया जाएगा, निश्चिंत होना है, ठीक है ना? बिल्कुल मॉक टेस्ट करवाएंगे, बिल्कुल मॉक टेस्ट करवाएंगे, डोंट वरी। अब सवाल है कि तो यहां है 21 मार्च, ये है 23 सितंबर, ये है 21 जून, और ये है 22 दिसंबर। ये दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहते हैं। विषुव कहते हैं, क्या कहते हैं? विषुव। विषुव को इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। तो ये ऊपर नीचे वाला जो है ये क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है, विषुव। और विषुव का मतलब होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, क्लियर है? इक्विनॉक्स। और दूसरा है आपका, ये है दे साल का सबसे बड़ा दिन, साल का सबसे बड़ा दिन, इसको कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति। क्लियर है? विन समर सॉल्स्टिस कहते हैं, और इसे कहते हैं शीत संक्रांति। शीत संक्रांति। और ये साल का सबसे बड़ा रात होता है। साल का सबसे बड़ा, साल का सबसे बड़ा रात। ठीक है, साल का सबसे बड़ा रात होता है। तो ये आपका पढ़ा, ठीक है ना? पढ़ाते समय प्लीज मैसेज मत किया कीजिए, पढ़ाने दीजिए। सब कुछ हुआ, ठीक है ना? सब कुछ होगा, डोंट वरी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां ध्यान दीजिएगा। हम अब पृथ्वी की बात करते हैं, तो अक्षांशों की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश, अक्षांश रेखा होता क्या है? अक्षांश रेखा का मतलब होता है काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व दौड़ता हो। पश्चिम से पूर्व दौड़ता हो। तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व वाले काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं साथियों। अब यहां सबसे बड़ा अक्षांश कौन होता है? तो सबसे बड़ा जो अक्षांश है, सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांश है आपका 0 डिग्री, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर। और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ये अगर आपका ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपका विषुवत रेखा है, याद रखना है, ये अगर आपका विषुवत रेखा है,
तो ये पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण। कुल कितने होते हैं? तो 0 डिग्री के ऊपर जो है उत्तर है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, और नॉर्थ में कुल कितने होते हैं? 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, और दक्षिण में जो है 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, याद रखिएगा। तो टोटल अक्षांश कितना हो जाएगा? तो कुल अक्षांश जो हैं, कुल अक्षांश आपके हो जाएंगे 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री यानी कि 1, ठीक है ना। तो 181, तो 181 अक्षांश हो जाएंगे। लेकिन इस 181 अक्षांशों में एक उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और एक है आपका दक्षिण ध्रुव। एक क्या है? दक्षिण ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव, और यहां ध्यान दीजिएगा, तो उत्तरी ध्रुव क्या है? बिंदु है। क्या है? बिंदु है। दक्षिणी ध्रुव क्या है आपका? बिंदु है। क्या है? बिंदु है। तो अक्षांश मतलब होता है अक्षांश रेखा, और अक्षांश मतलब अक्षांश। तो बिंदु तो रेखा होता नहीं है, तो 181 में से हम लोग दो बिंदु माइनस कर देंगे, तो रेखाएं कितनी हो जाएंगी? तो याद रखिएगा, रेखाएं हो जाएंगी 179। तो कितने अक्षांश रेखाएं हैं? 179 अक्षांश रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं हैं। और कितने कुल अक्षांश हैं? तो 181 कुल अक्षांश है। तो 181 में 2 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि दो बिंदु था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसलिए आपके दो अक्षांश माइनस हो गए। इसलिए हम लोग रेखाएं 179, अक्षांश 181। अब आते हैं हम लोग कि इसे हम लोग समानांतर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग समानांतर रेखा, समानांतर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर रेखा भी कहते हैं। क्लियर है? समानांतर रेखा यानी कि पैरेलल। समानांतर रेखा का मतलब होता है पैरेलल। क्यों इसे पैरेलल कहते हैं? क्योंकि हर दो अक्षांशों के बीच की दूरी है लगभग 111 किलोमीटर। तो हर दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। तो जितने भी अक्षांश हैं सभी के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। ठीक है ना? फिर से यहां ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, मेरे भारत के भविष्य, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप लोग को बता देते हैं कि अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दौड़ता है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री है। 0 डिग्री के उत्तर में कुल 90 अक्षांश होते हैं, और 0 डिग्री के दक्षिण में कुल 90 अक्षांश होते हैं। तो अगर टोटल अक्षांश की बात करें तो 181 हो जाती है। 90 प्लस 90 180, और प्लस एक विषुवत रेखा 181। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु है, इस कारण से वो रेखाएं नहीं कहलाएंगी। बिंदु और रेखा मैथमेटिक्स में अलग होता है, इसलिए 181 अक्षांश में दो बिंदुएं माइनस कर देंगे तो 179 रेखाएं। तो कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179। इन्हें समानांतर रेखा भी कहते हैं क्योंकि हर दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है लगभग, इसलिए ये समानांतर रेखा भी कहलाते हैं। और ये पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, उत्तर और दक्षिण भागों में। ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं अक्षांशों की जो लंबाई है वो घटते जाती है, जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों से दूर होते हैं अक्षांशों की लंबाई बढ़ते जाती है। सरिता, आप आज कोर्स लिए हैं, कैसा लग रहा है सेशन? बिल्कुल बताइए। कक्ष फिरदौस कैसा लग रहा है? केजीएफ सर की थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार है जो आपने हमें नाम दिया, केजीएफ किंग ऑफ ज्योग्राफी फॉरएवर। और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपको पढ़ाने का वादा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यूट्यूब पर एनर्जेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि यूट्यूब जो है वो अलग चीज है। वहां हम पढ़ा रहे हैं तो ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। लाइव क्लासेस में आपको धीमी गति से पढ़ाते हैं ताकि चीजों को दिमाग में
घुसाया जा सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण दौड़ती हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर से ठीक है ना। तो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक, जो उत्तर से दक्षिण दौड़ता है, उत्तर से। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। एक आपका, ये आपका मुख्य देशांतर रेखा है, और ये दो भाग में बांटा, पश्चिम और पूर्व। पश्चिम और पूर्व यानी कि देशांतर रेखा। तो ये कौन सा है? 0 डिग्री मुख्य देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा। याद रखिएगा, यह काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण दौड़ता है, उत्तर से दक्षिण दौड़ता है, याद रखिएगा। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 360 है। कुल संख्या 180 इंटू तो 360 है, तो 360 डिग्री। क्लियर है? तो 180 पश्चिम में, 180 पश्चिम प्लस 180 पूर्व। इन्हें हम लोग मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्हें हम, इन्हें हम मेरिडियन भी, मेरिडियन भी कहते हैं। याद रखिएगा एक बात जो यहां लिखने जा रहे हैं, वो बात क्या है? तो बात यह है कि 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को क्या लिया गया? 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, समय मानक। और 180 डिग्री देशांतर जो है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि मानक लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर को, देखिए हमारे यहाँ जो ईवीएस के शिक्षक हैं वो है केसरी सर। अभी तक ईवीएस की जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई है। जब तक मुझे ईवीएस की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी ऑफिसर्स एकेडमी की ओर से, हम ईवीएस आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर विषय यहाँ बटा हुआ है। ऑल्दो ईवीएस जो है भूगोल का ही भाग है, लेकिन ईवीएस को अलग वे में लिया जाता है, और ईवीएस की जो जानकारी है वो हमारे केसरी सर जो है वो आपको देंगे। क्योंकि आप कल देखे होंगे ईवीएस का जो सेशन है यूट्यूब पर, वो केसरी सर के द्वारा लाया गया था। तो जब हमें पूर्ण रूप से ईवीएस की जिम्मेदारी दी जाएगी मेरे कंधों पर, बिल्कुल हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जबरदस्ती जो है हम किसी से कोई काम लेते नहीं हैं, और जो काम मिल जाता है तो उसको छोड़ते नहीं है। तो हमारा सिंपल सा सिद्धांत है भैया, राह चलते को छोड़ो, छेड़ो नहीं, और जो छेड़े उसे छोड़ो नहीं। तो जो पढ़ा रहा है भाई आपको वही पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल टेक्निकल एरर होने की वजह से वो बंद हो गया था, उसे बोला जाएगा कि आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ के रूप में आपको क्लास मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की
आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अगर बात करें तो इसके किसको कई भागों में बांटा गया। सबसे ऊपरी भाग जो है ये आपका क्रस्ट है, जिसे हम लोग हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। फिर दूसरा है मेंटल, दूसरा भाग है मेंटल। फिर है बाहरी कोर। और फिर तीसरा है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर क्लियर है। तो ये आपके चार भाग हैं जिसमें पृथ्वी बटा हुआ है। भूपर्पटी, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो ये चार भाग है। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका। तो सबसे पहला है यहां भूपर्पटी। ये है आपका सबसे ऊपरी भाग जो है ये भूपर्पटी। भूपर्पटी। दूसरा भाग है आपका मेंटल। मेंटल। तीसरा है आपका बाहरी कोर। और लास्ट है ये अंदर वाला जो भाग है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर, ठीक है ना, आंतरिक कोर। तो ये आपके कुल भाग हैं, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ रीना, क्या पूछ रहे हैं, जल्दी से पूछ लीजिए। और पढ़ाते समय प्लीज, हम नहीं तो अगला बार से फिर हम कमेंट देखना छोड़ देंगे। पढ़ाते समय कमेंट मत किया करो भाई, एकदम। पढ़ाते समय कमेंट मत किया कीजिए, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं तो हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। अब हम जैसे ही पीछे मुड़ेंगे पढ़ाने के लिए फिर सवाल करने लगोगे, तो फिर हम अगले बार से कमेंट देखना छोड़ देंगे, फिर कहोगे कि रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूपर्पटी का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कौन क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये आपके भी। तो सबसे पहला भाग जो है आपका वो आप भी देख सकते हैं सभी लोग। तो पहला भाग जो है ये सबसे ऊपरी परत है, इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि भूपर्पटी है ये। भूपर्पटी। दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग है हमारा, याद रखिएगा, ये है मेंटल। और इसे हम लोग मेंटल ही कहते हैं। और तीसरा जो भाग है ये है हमारा बाहरी कोर।
बाहरी कोर, और इसे हम लोग आउटर कोर कहते हैं। और ये वाला भाग जो है हमारा आंतरिक कोर है। क्या है? इनर कोर, इनर कोर, आंतरिक। क्लियर है? अब भूपर्पटी जो है हमारा, ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। भूपर्पटी दो प्रकार के हैं। पहला जो है आपका महाद्वीपीय परपटी है, महाद्वीपीय परपटी। और दूसरा है महासागरीय, महासागरीय परपटी। ठीक है, महासागरीय परपटी। ठीक है, अब मेंटल की बात करते हैं। तो मेंटल में आप देख सकते हैं, मेंटल भी दो प्रकार का है। पहला जो है आपका, ये है आपका ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। और आप देख सकते हैं कि यहां जो है आपका निचला मेंटल है, निचला मेंटल। निचला मेंटल। कोर जो है आपका, क्रोड जो है, याद रखिएगा, क्रोड आपके दो रूप में बटे हुए हैं। क्रोड आपके दो रूप में बटे हुए हैं, क्रोड। और पहला है आपका, याद रखिएगा, पहला है आपका बाहरी, और दूसरा है आंतरिक, आंतरिक क्रोड। बाहरी कोर और आंतरिक कोर। क्लियर है? तो ये हमने आपको बताया कि ये तीनों जो हैं, तीन तीन भाग में, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल, ये तीन तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है ना? अब यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो है हमें पता कैसे चला पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो इसके बारे में जानकारी, इसको लिख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमें कैसे पता चला। अभी हम समझाएंगे तो आपके तरफ देखेंगे, ठीक है ना? हम आज ही बात करते हैं गौरव, और इसको स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। अभी तक कैसे पीडीएफ आपके तक नहीं पहुंचा है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। तो हम इस पे आज बात करेंगे। पहला है प्रत्यक्ष रूप, और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में पता चला, या फिर हमें डायरेक्ट वे में पता चला। तो या तो इनडायरेक्ट सोर्स से पता चला, या तो डायरेक्ट सोर्सेज से पता, यही हो सकता है। अब डायरेक्ट सोर्सेज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इस पे चर्चा कर। तो इसमें सबसे पहले आएगा ड्रिलिंग,
ड्रिलिंग, तो सर्वाधिक ड्रिलिंग कहां किया गया है? तो कोला में 12 किलोमीटर, आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्र में। दूसरा है आपका माइनिंग, खनन, खनन से, माइनिंग से डायरेक्ट सोर्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बात मत करो भाई, यहां देख लो, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। फिर है आपका ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी। फिर है आपके चट्टाने, चट्टाने। तो इस तरह से आपको पता चला, ठीक है ना। इनडायरेक्ट सोर्स में कौन कौन आते हैं? इनडायरेक्ट सोर्स में आपका आ जाएगा भूकंपीय तरंगे, फिर है आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण आदि, ठीक है। याद रखिएगा, उल्का पिंड हो गया, ठीक है ना, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड भी इनडायरेक्ट है, उल्का। तो याद रखिएगा, ये आपका स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने में। और इसी, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां बेसिक हमने क्या जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपके 4 भागों में बटे हुए, मुख्यतः 3 भागों में बटे हुए हैं, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। भूपर्पटी भी 2 प्रकार का है, महासागरीय, महाद्वीपीय। मेंटल भी 2, महाद्वीप, महा में ये ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। और कोर भी है 2, बाहरी और आंतरिक कोर। अब दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर पता कैसे चला कि आखिर ये कहानी कह रहा है कि अंदर ऐसा ऐसा है, कोर है, मेंटल है। तो ये हमें स्रोत जो है वो आपके पीछे हमने लिख दिया। इन सोर्सेस से हमें पता चला, जिसमें सबसे जो बेहतरीन स्रोत है वो किसको लिया गया है? वो भूकंपीय तरंगों को लिया गया है। किसको लिया गया है? तो भूकंपीय तरंगों को लिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ मेंटल के अंतर्गत जो है 2 भाग आते हैं। सबसे पहला है टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट। और दूसरा है टेक्टोनिक प्लेट, और दूसरा है हमारा एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर को हम लोग दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, या मैग्मा, मैग्मा चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा चेंबर कहते हैं। तो ये 2 नाम से जाना जाता है। टेक्टोनिक प्लेट बोलिए, टेक्टोनिक प्लेट को विवर्तनिकी प्लेट भी कहते हैं, या एस्थेनो। तो ऊपरी मेंटल का 2 भाग है, टेक्टोनिक और एस्थेनोस्फेयर। ये क्वेश्चन आता है। उल्का हमने लिखा, उल्का पिंड नहीं लिखा। उल्का पिंड आपके इसके अंतर्गत आता है साथियों। उल्का पिंड डायरेक्ट में आएगा आपका, उल्का पिंड डायरेक्ट में आएगा। हमने उल्का पिंड नहीं लिखा है आर्या, हमने लिखा है उल्का। इसको कहते हैं मिटियोर, और इसको कहते हैं मिटियोराइट। और हमने ब्रह्मांड के क्लास में आपको साफ साफ बताया था कि उल्का अलग होता है और उल्का पिंड अलग होता है। तो उल्का जो है ये अप्रत्यक्ष स्रोत है और उल्का पिंड प्रत्यक्ष स्रोत है। अब समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? क्लियर है? और हीना जो है अस्थेनोस्फेयर नहीं होता है, एस्थेनोस्फेयर होता है, ठीक है ना। एस्थेनोस्फेयर होता है। तो याद रखिएगा, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं।
अब यहां से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो हम बताते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे पहले भूपर्पटी के बारे में। तो ये बाहरी वाला भाग के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भूपर्पटी के बारे में। भूपर्पटी के बारे में, ठीक है। भूपर्पटी के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, यह सबसे पतला पृथ्वी का भाग है। पृथ्वी का भाग, यह पतले चादर की भांति है। अब हम लोग इसके निर्माण पर जाएंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। उल्का का मतलब होता है मिटियोर। कल के क्लास में आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इसकी जो औ- औसत घनत्व है, औसत घनत्व औसत घनत्व कितना है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन कितना है, आयतन जो है वो आपका 1%। द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है इसका 0.1%। बनावट की बात करेंगे, बनावट की बात करेंगे तो ये सियाल और सीमा दोनों से बना हुआ है। सियाल और सीमा दोनों से बना है, सियाल सीमा दोनों से बना है। अब यहां सवाल आता है, बेसिक पहला सवाल आता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। अब बेसिक सवाल दिमाग में ये आता है कि इस परपटी का निर्माण कैसे हुआ। इस परपटी का निर्माण कैसे हुआ। तो एक्सप्लेनेशन सुनिए। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन सुनिए। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तो पृथ्वी जो है एक आग का गोला हुआ करता था, क्योंकि ये तारों से विखंडित एक रूप था। तारों से विखंडित एक रूप था, तो पृथ्वी भी तारों की भांति हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ था। और हाइड्रोजन हीलियम जो है ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि चारों ओर जो है पृथ्वी एक आग का गोला, चारों ओर ज्वालामुखी विस्फोट, आग का दरिया, और पूरा गर्म हमारा पृथ्वी। कोई सौरमंडल नहीं, कोई वायुमंडल नहीं, कुछ भी नहीं, जीवन आग का केवल एक गोला था। उसके बाद डीगैसिंग प्रोसेस से आंतरिक रूपों से गैस जो है वो बाहर निकले। डीगैसिंग एक प्रोसेस है जिससे हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हल्के गैस जो है वो बाहर आते हैं, और उसमें ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का निर्माण बहुत लोग कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के कारण हुआ है। कोई भी उतना पहले, 46 करोड़ पहले हमारा पृथ्वी का जन्म हुआ, 46 करोड़ साल पहले, कोई नहीं जानता है। तो सब एक परिकल्पना है कि ऐसा हुआ होगा, वैसा ही हुआ होगा। तो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिले तो आपका वाटर का निर्माण हुआ, और तापमान अधिक होने की वजह से नमी चारों ओर हुई, और पृथ्वी के चारों ओर बादल हुए, और हजारों वर्षों तक लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, जिसके कारण हमारा जलमग्न हो गया, जलमग्न हो गया। और जलमग्न होने के कारण पृथ्वी का ऊपरी सतह जो है ये ठंडा होकर के जम गया।
लेकिन ये पृथ्वी का ऊपरी चादर जो है बहुत ही पतला। जैसे आप बहुत गर्म दूध को गर्म करो, दूध जितना ज्यादा उबलेगा ना उतना ज्यादा खौलेगा, लेकिन ऊपरी तापमान ठंडा। आग कहां से जा रहा है? नीचे से जा रहा है। तो आग नीचे से जा रहा है तो नीचे उबला हुआ दूध है, लेकिन ऊपरी तापमान ठंडा होने के कारण ऊपर एक पतला सा छाली का चादर बैठ जाता है। अगर उस छाली पर चींटी को चलाओगे तो उसको गर्म नहीं लगेगा। आप अपना हाथ थोड़ा सा टच करोगे उस छाली पे, आपको गर्म नहीं लगेगा, आपको सामान्य लगेगा। लेकिन गलती से आपने छाली को फाड़ते हुए अपना हाथ उंगली अंदर डाल दिया तो आपका हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार से इस वर्षा और जल के कारण पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी जो है, ये जो हरे रंग की पपड़ी देख रहे हैं, ये जम गया और ये ठोस बन गया, और इसी को भूपर्पटी कहते हैं। लेकिन आज भी ये पतली भूपर्पटी जब फटती है तो अंदर से आग निकलती है, क्योंकि आज भी पृथ्वी की आंतरिक अवस्था में आग है और ये आग अंदर समाया हुआ है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हैं कि इसी कारण से जो है आपका पृथ्वी का जन्म हुआ। अब इसकी औसत चौड़ाई मैक्सिमम, तो भूपर्पटी की चौड़ाई जो है, याद रखिएगा, इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो थिकनेस है, थिकनेस जो है मैक्सिमम कहां है? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम थिकनेस, सर्वोत्तम थिकनेस जो है 70 से 100 किलोमीटर। 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 100 किलोमीटर है। ठीक है ना? और ये किसके अंतर्गत है? हिमालय। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब ये दो प्रकार की है। अब ये दो प्रकार की भूपर्पटी पर आपका दो प्रकार है। तो आपको पता होगा कि 71% भूमि भाग पर हमारा सागर है। 71% भूमि भाग पर सागर है और केवल आपका 29% भूमि भाग पर आपका क्या है? तो याद रखिएगा, तो 71% भूमि भाग पर क्या है साथियों? तो 71% जो है, 71% महासागर है और 29% जो है ये भूमि है। याद रखना है आपको, याद रखना है। अब यहां ध्यान देना है, अब यहां आपको ध्यान देना है। तो ये जो महासागर जिस पर है, इसको महासागरीय परपटी कहेंगे। महाद्वीप जितना पर है उसे महाद्वीपीय परपटी कहेंगे। अब यही महासागरीय और महाद्वीपीय को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा,
2 मिनट, सब समझाएंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। प्लीज यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो भाग है, यहां से ये जो है आपका महाद्वीप है, क्या है? महाद्वीप। और ये है आपका महासागर, महासागर है। ये महासागर है। ये आपका टेक्टोनिक प्लेट है। ये क्या है? टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट है ये। इसे स्थल मंडलीय प्लेट भी कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट। और ये है आपका एस्थेनोस्फेयर। ये क्या है? एस्थेनोस, प्लीज यहां ध्यान, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। तो एस्थेनोस्फियर यानी कि मैग्मा चेंबर है। क्या है? मैग्मा चेंबर। अब देखिए, यही स्थल टेक्टोनिक प्लेट, यही टेक्टोनिक प्लेट याद रखना है, ये टेक्टोनिक प्लेट प्लस मैग्मा चेंबर, टेक्टोनिक प्लेट क्या है? प्लस मैग्मा चेंबर, मैग्मा चेंबर, इसको हम लोग कहते हैं ऊपरी मेंटल। क्या कहते हैं? ऊपरी मेंटल। तो ये दोनों स्थल मंडल और मैग्मा चेंबर मिलाकर के बनता है ऊपरी मेंटल। ये वाला जो आपका भाग है, यहां से यहां तक, ये जो है ये महाद्वीपीय परपटी है। क्या है? महाद्वीपीय परपटी। ओश बस दो। और ये वाला जो आपका जिस पर महासागर टिके हुए हैं, ये है महासागरीय परपटी। ये क्या है? याद रखिएगा, इसका नाम है महासागरीय परपटी, ओशनिक क्रस्ट। क्लियर है? अब इसकी जो औसत चौड़ाई है, याद रखिएगा, 35 से 40 किलोमीटर चौड़ा है ये औसत। कौन? महासागरीय। वहीं सॉरी, 35 से 40 नहीं, औसत जो है ये आपका 5 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। औसत चौड़ा कितना है महासागरीय? तो औसत चौड़ाई जो है महासागरीय प्लेट का 5 से 8 किलोमीटर। घनत्व कितना है? तो घनत्व है आपका 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और किस चीज से महासागरीय परपटी बना हुआ है? तो महासागरीय परपटी, महासागरीय परपटी आपका बना हुआ है सीमा से, सीमा से बना है। सीमा का मतलब क्या होता है?
तो सीमा का मतलब होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका, सीमा। तो आपका महासागरीय परपटी सीमा से बना है। वही महाद्वीपीय की बात करते हैं तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो ध्यान दीजिएगा, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा साथियों। थैंक यू अंजलि, यहां ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं यहां महाद्वीपीय की औसत चौड़ाई जो है, औसत चौड़ाई 35 से 40 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर। इसकी जो बनावट है, बनावट किस चीज से है? सियाल से, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। और इसकी जो घनत्व है, औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा यहां आपको जो बता रहे हैं कि महाद्वीपीय, महाद्वीपीय परपटी जो है, महाद्वीपीय परपटी सियाल से बना है और महासागरीय परपटी, महासागरीय परपटी सीमा से। क्लियर है? याद रखिएगा। और ये पूरा महासागर, पूरा महाद्वीपीय परपटी, ये किस पे टिका हुआ? टेक्टोनिक प्लेट। और टेक्टोनिक प्लेट जो है छोटे बड़े टुकड़ों से बना हुआ है। और ये टेक्टोनिक प्लेट आपका टिका हुआ है मैग्मा चेंबर पर, आग का दरिया। और यहीं से ज्वालामुखी निकलते हैं, यहीं से ज्वालामुखी निकलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, यहीं से ज्वालामुखी निकलते हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी दिक्कत होगा कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार।